कहानी है रामपुर के नंदू की। नंदू अपने परिवार के साथ रामपुर में रहता था। वैसे तो नंदू लकड़हारे का काम किया करता था, लेकिन उसका सपना था कि वो ट्रेन का टीसी बने। आजकल मेरी ग्राहकी इतनी बढ़ गई है कि मुझे पढ़ाई करने का समय ही नहीं मिल पा रहा है। अरे क्या नंदू भाई, मुझे तुमसे एक लकड़ी का बड़ा सा कपाट बनवाना है। मैं बना तो दूंगा भैया, लेकिन काफी समय लगेगा। देख लो, हो सके तो कहीं और से बनवा लो। तुम बड़ा भाव खाने लगे हो, अब पहले जैसे नहीं रहे। जाने दो, मैं कहीं और जाकर बनवा लूंगा। नंदू इतना अच्छा लकड़ियों का व्यापारी था कि सब उसी से अपना सामान बनवाते थे। इस वजह से नंदू अपने पसंद की नौकरी नहीं कर पाता था, और ये बातें जाकर नंदू अपनी माँ रूपमती को बताता है। माँ, मैं हर एक चीज से परेशान हूँ। सब मुझसे ही अपना सामान बनवाना चाहते हैं, और इस वजह से मुझे पढ़ने की बात तो दूर, मुझे सोने तक का समय नहीं मिल रहा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। जब तुम्हारे अंदर इतनी अच्छी कला है पैसे कमाने की, तो तुम्हें यही करना चाहिए। कहीं नौकरी वोकरी करने की क्या जरूरत है। नहीं माँ, मुझे ट्रेन का टीसी या फिर मोटरमैन तो बनना ही है, चाहे जो हो जाए। तुम एक काम करो, आज शाम की ट्रेन पकड़कर अपने मामा के घर चले जाओ। कम से कम कुछ दिन के लिए तुम्हारी बुद्धि शांत होगी। ये बात तुमने अच्छी कही माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। कम से कम कुछ दिनों की मुझे मन की शांति तो मिलेगी। नंदू अपना सामान भर के रेलवे स्टेशन की तरफ निकल जाता है और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगता है। ट्रेन आने में बहुत समय लग रहा है, तब तक क्या करूं? आराम भी कितना करूं? उतने में ही वहाँ पर एक औरत आई और नंदू से कहने लगी, अरे नंदू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। कई साल पहले तुमने मेरे घर का दरवाजा बनाया था। वो दरवाजा इतना मजबूत बना है कि आज भी वैसा का वैसा ही है। जी धन्यवाद, लेकिन आप कहीं बाहर घूमने जा रही हैं, क्या बात है? मैं कहीं घूमने नहीं जा रही हूँ। तुमने सुना नहीं? शहर के बाहर ट्रेन ड्राइवर और टीसी की नौकरी का एग्जाम चल रहा है। ये बात मैंने भी अखबार में पढ़ी थी। क्या इसमें मैं भी हिस्सा ले सकता हूँ? इसमें सारे पढ़े लिखे और ग्रेजुएट लड़के अपना सिलेक्शन चाहते हैं। वहाँ तुम जैसे लकड़हारे का क्या काम? तुम जाकर कहीं और का दरवाजा या कबर्ड बनाओ। नंदू को उस औरत की बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो मामा के यहाँ न जाकर नौकरी पाने के लिए उस औरत का पीछा करने लगता है। यहाँ पर कितनी सारी बंद पड़ी ट्रेन है, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? तब नंदू की नजर वहाँ के सरकारी कर्मचारी पर पड़ती है। सारे नौजवान और लड़कियाँ जिस नौकरी को ढूंढने के लिए आए थे, वो उनसे कहता है, ये ट्रेन अंग्रेजों के जमाने से यहाँ बंद पड़ा है। जो भी इस ट्रेन का सही उपयोग करेगा, हम उसे ही नौकरी देंगे। फिर तो मेरी नौकरी पक्की। सरकारी कर्मचारी उतना ही कहकर वहाँ से चला गया। तब नंदू उस औरत के पास गया। क्या मैं भी ट्रेन की सरकारी नौकरी के लिए इसमें हिस्सा ले सकता हूँ? तुम यहाँ भी आ गए? अरे ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है जो तुम कर लोगे। उस औरत ने सबके सामने नंदू का मजाक बनाया। नंदू वहाँ से चला गया और सोचने लगा, इन सबको मैं इनसे अच्छी ट्रेन बनाकर दिखाऊंगा और उसे खुद ही चलाऊंगा। नंदू ने उसी वक्त प्रण लिया और जंगल से कई सारी लकड़ियाँ काट कर ले आया और उससे असली ट्रेन बनाने की सोची, 8 पहियों वाली। नंदू दिन रात एक करके ट्रेन के आकार की एक नकली लकड़ी की ट्रेन बनाता है जो बिल्कुल ट्रेन जैसी दिखती है। पूरे गांव में ये बात फैल गई थी। नंदू की लकड़ी की ट्रेन के बारे में सबको पता चल गया था। ये बनकर तैयार है, इसे बस अब बाहर निकालना है। अगर ये चल गया तो सब गरीबों को इस लकड़ी की ट्रेन की मदद से मैं हर जगह घुमाऊंगा। बस इसमें इंजन लग जाए, मेरा काम हो जाएगा। नंदू हर जगह जाकर इंजन ढूंढने लगा। भैया, आपके पास ट्रेन का या किसी पुरानी गाड़ी का इंजन है क्या? ट्रेन का इंजन? तुम कहीं पागल तो नहीं हो ना? यहाँ ट्रेन का इंजन कैसे मिलेगा? देखो, मैंने एक लकड़ी की ट्रेन बनाई है। अगर तुम्हारे पास उसमें लगाने के लिए कोई इंजन है तो मुझे दे दो।
लकड़ी की ट्रेन? हाँ हाँ, मैंने भी सुना है कि एक पागल लकड़ी की ट्रेन बना रहा है। वो तुम ही हो क्या? हाँ हाँ, मैं ही हूँ। जब मेरी लकड़ी की ट्रेन चल जाएगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। देखो, मेरे पास तो कोई इंजन नहीं है, लेकिन वहाँ पास में कई सारे तालाब है जहाँ तुम्हें कई सारी गाड़ियों का इंजन मिल जाएगा। जो गाड़ी उस तालाब में डूब जाती है, उसका इंजन कोई इस्तेमाल नहीं करता। तुम जाकर वहाँ देख लो। नंदू उस दुकानदार की बात सुनकर उस तालाब के पास जाता है और तालाब में देखता है कि कई सारी भंगार गाड़ियाँ वहाँ पर पड़ी हुई है। उन गाड़ियों में से एक गाड़ी का इंजन वो निकालता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उतने में ही उस इंजन से एक आत्मा निकल कर आती है। तुमने मुझे इस तालाब से निकालकर मुक्त कर दिया है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नंदू उस आत्मा को देखकर डर जाता है और बस इंजन को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। रुक जाओ, घबराओ मत, तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मांगो, मुझसे क्या चाहते हो? सच? मुझे बस ये इंजन चाहिए और कुछ नहीं। मुझे कुछ मत करना, मेरी कोई गलती नहीं है। जाओ, तुम ये इंजन ले जाओ। तुम जिस भी गाड़ी में ये इंजन लगाओगे, मेरी चमत्कारी शक्तियों की वजह से ये गाड़ी वहाँ सिर्फ 1 मिनट में पहुँच जाएगी। इतना कहकर वो आत्मा अदृश्य हो गई। नंदू उस इंजन को लेकर अपने घर चला जाता है और जाकर अपने लकड़ी की ट्रेन में लगा देता है। उस इंजन के लगाते ही लकड़ी की ट्रेन चमक उठती है, मानो कि कोई अजूबा हो गया हो। नंदू की लकड़ी की ट्रेन अब जादुई लकड़ी की ट्रेन बन गई थी। इसे चला कर देखता हूँ। जय श्री राम। आज मेरा पहला दिन है। मैं सारी सवारी बिठाकर इसे बहुत बड़ी ट्रेन बना दूंगा। नंदू की लकड़ी की ट्रेन चलने लगी। कई सारे लोगों को वो 1 मिनट के अंदर ही उनके घर पहुंचा दिया करती थी। मेरी माँ अस्पताल में एडमिट है, क्या आप मुझे वहाँ पहुँचा सकते हैं? मैंने बहुत सुना है आपकी लकड़ी के ट्रेन के बारे में। अगर आप ऐसा कर दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आ जाओ, सवारी छोड़ना और ले जाना, यही तो मेरा काम है। आ जाओ। उस आदमी को जादुई लकड़ी की ट्रेन की मदद से नंदू ने तुरंत ही हॉस्पिटल छोड़ दिया। धन्यवाद नंदू भाई, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ऐसे ही नंदू का नाम हो गया। लकड़ी की ट्रेन की मदद से सब बड़े खुश थे। ये बात सीमा को पता चली। तब सीमा ने उसके खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की। इस नंदू के बच्चे का कुछ तो करना होगा। ये सब कुछ उस इंजन की वजह से ही हुआ है। मैं वो इंजन ही लकड़ी की ट्रेन से चुरा लूंगी। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और सीमा ने वैसा ही किया। उस इंजन को चुराने नंदू के घर के पास चली गई। वहाँ जाकर उसने देखा कि लकड़ी की ट्रेन खड़ी है और वो जैसे ही लकड़ी के ट्रेन के करीब उस इंजन को चुराने पहुँची, इंजन को छूते ही इंजन में से करंट निकलने लगा और करंट जोर से सीमा को लगा। ओए माँ! करंट! करंट! सीमा की चीखें सुनकर नंदू वहाँ पर पहुँच गया और लकड़ी के बांस से उसे इंजन से अलग किया। धन्यवाद नंदू, तुमने मेरी जान बचा ली। तुम यहाँ इंजन चोरी करने आई थी? ये बहुत गलत बात है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें तब माफ करूँगा जब तुम मेरे साथ इस लकड़ी की ट्रेन में काम करोगी। ये भी कोई पूछने की बात है? मैं जरूर करूँगी। सीमा और नंदू मिलकर अब सबको लकड़ी की ट्रेन की मदद से अपने अपने घर पहुँचाने लगे। लल्लन, राजू और छोटू रामपुर गांव के रहने वाले थे। गांव के सभी लोग इन तीनों से परेशान रहते थे। तीनों छोटी मोटी चोरियां कर अपना गुजर बसर करते थे। अरे यार, बहुत दिन हो गया है, कोई हाथ मारे। छोटा मोटा हाथ मारने से कुछ नहीं होगा, हमें बड़ा हाथ मारना चाहिए जिससे बड़ा फायदा हो। लेकिन बड़ा हाथ मारने में खतरा भी तो बड़ा होगा। छोटू की बात सही है, कम से कम छोटा मोटा हाथ मारने से हमारा खाने पीने का इंतजाम हो जाता है और ऊपर से पुलिस का भी ज्यादा खतरा नहीं रहता। मैंने सुना है गांव की सुगिया चाची के पास बहुत सोना है। वैसे भी उसका बेटा सरकारी नौकर है, सारा 2 नंबर का पैसा है उसके पास।
अगर हम उसका पैसा मारते भी हैं तो हमें कुछ नहीं होगा। तीनों सुगिया चाची के घर के आसपास चले जाते हैं और ताका झाकी करने लगते हैं। सुगिया चाची अपने आंगन में झाड़ू लगा रही होती है। तीनों घर के पीछे से निगरानी करने लगते हैं। यही सही मौका है, लगता है घर पर कोई नहीं है। और सुगिया चाची घर के बाहर झाड़ू लगा रही है। हम चुपके से पीछे से चोरी कर कर भाग जाएंगे। तुम दोनों अंदर जाओ, मैं यहाँ पर निगरानी करता हूँ। अगर कोई आया तो मैं खांसने की एक्टिंग करूंगा। ठीक है, लेकिन जरा संभल कर, सुगिया चाची बहुत तेज है, अगर पकड़े गए तो बहुत मार पड़ेगी। प्लान के अनुसार छोटू पीछे वाले गेट पर निगरानी करने लगा और लल्लन और राजू चुपके से घर के अंदर जाकर बक्से से सोना निकालने लगते हैं। तभी छोटू की नाक में धूल चली जाती है और उसे खांसी आने लगती है। लल्लन और छोटू को लगता है जरूर कोई आ रहा है। ये तो छोटू के खांसने की आवाज है, जरूर कोई आ रहा होगा। हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। हम इस बर्तन में छुप जाते हैं। लल्लन और राजू बड़े से बर्तन में छुप जाते हैं। तभी सुगिया चाची वहाँ आ जाती है और उस बर्तन के नीचे आग लगा देती है। लल्लन और राजू को गर्मी लगने लगती है। दोनों चिल्लाते हुए बर्तन से बाहर आ जाते हैं। हैं? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चाची, हम ये बर्तन देखने आए थे। बर्तन के अंदर घुस के मुझे बेवकूफ बनाते हो? रुको, तुम दोनों को अभी बताती हूँ मैं। सुगिया चाची दोनों को झाड़ू से मारती है। छोटू बचाने आता है तो वो भी झाड़ू से मार खाता है। तीनों अपना कान पकड़कर वहाँ से भाग जाते हैं और फिर कभी भी सुगिया चाची के घर में कदम ना रखने की कसम खाते हैं। हाय हाय, मेरी कमर टूट गई। बहुत मारा चाची ने, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए मैं बोल रहा था बड़ा हाथ मारने को, छोटे मोटे चोरी से कुछ नहीं होगा। राजू सही कह रहा है। मैंने सुना है गांव के पास वाले रेल पटरी से सोने से भरी ट्रेन जाने वाली है। क्यों ना हम उस ट्रेन को लूट लें। लेकिन हम ये करेंगे कैसे? हम उस ट्रेन की तरह हूबहू एक दूसरी ट्रेन बनाएंगे जो कि पानी में चलने वाली फ्लाइंग ट्रेन होगी और उस ट्रेन के बाजू वाली पटरी पर अपनी पानी वाली फ्लाइंग ट्रेन को चलाएंगे। और जब ट्रेन गुफा से गुजरी तो हम सारा सोना अपने ट्रेन में डालकर उड़ जाएंगे। अगले दिन से छोटू और राजू मिलकर पानी से चलने वाली फ्लाइंग ट्रेन बनाने में लग जाते हैं। कुछ दिनों में तीनों मिलकर पानी से चलने वाली फ्लाइंग ट्रेन बनाने में कामयाब हो जाते हैं और अपने चोरी के प्लान को आगे बढ़ाते हैं। वाह, क्या गजब की ट्रेन है। किसी ने आज तक ऐसी ट्रेन नहीं देखी होगी। ये ट्रेन के आगे तो एरोप्लेन भी फेल है। ये ट्रेन एरोप्लेन की तरह हवा में उड़ भी सकता है। प्लान के अनुसार हम लोग कल ट्रेन में सोना चुराकर हवा में उड़ जाएंगे, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। तीनों प्लान के अनुसार अपनी पानी से चलने वाली फ्लाइंग ट्रेन को लेकर चोरी करने निकल पड़ते हैं। जैसे ही सोने से भरी ट्रेन गुफा से गुजरती है, छोटू सोने से भरे बक्से को अपने पानी से चलने वाली फ्लाइंग ट्रेन में डालकर उड़ जाता है। पुलिस तीनों के पीछे पड़ जाती है। पुलिस हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। अब चिंता की कोई बात नहीं है, हम सोने को बेचकर दूसरे देश में भाग जाएंगे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा हमारा प्लान कामयाब रहा। चलो इस बक्से को खोलते हैं, हमारे पास सोना ही सोना होगा। तीनों जैसे ही बक्सा खोलते हैं उसमें वैक्सीन होता है। तीनों यह देखकर हैरान हो जाते हैं। ये क्या, लगता है हम गलत बक्सा उठा कर ले आए। इसमें तो कोई दवाई लगती है। सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अब हम क्या करेंगे? ये कोरोना वायरस की वैक्सीन है, इसे हम लोगों तक पहुंचाकर उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा काम नहीं है। छोटू सही कह रहा है, आज तक हमने इतने बुरे काम किए हैं और जब भगवान ने हमें पुण्य का काम करने का मौका दिया है तो हमें यह मौका नहीं गंवाना चाहिए। तीनों उस वैक्सीन वाले डिब्बे को पानी से चलने वाली फ्लाइंग ट्रेन में डालकर जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं, जहां तक जाने की कोई सुविधा नहीं होती। उनका यह नेकी का काम देखकर सरकार उन्हें पुरस्कृत करती है। इन तीनों ने बहुत ही अपराध किए, लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में तीनों ने गांव-गांव तक लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने में मदद की है। इसलिए इन तीनों की सजा माफ की जाती है और उन्हें इस काम के लिए पुरस्कृत भी किया जाता है। मैं आपसे कसम खाता हूँ, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। अपने मेहनत से पैसे कमाकर दूसरों की मदद करूंगा। सही कहा तुमने। आज मुझे जो खुशी मिली है
ये खुशी मुझे पहले कभी नहीं मिली। हमारी पानी से चलने वाली फ्लाइंग ट्रेन ने तो कमाल कर दिया। तीनों अब से चोरी करना छोड़ देते हैं और अपनी पानी से चलने वाली ट्रेन से लोगों की मदद करने लगते हैं। इसलिए अब लोग उनके काम की तारीफ करते हैं। तीनों अपने गांव में बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं। विमल को बचपन से ही गाड़ी और बाइक का बहुत शौक था। वो बचपन में भी गाड़ी और बाइक से ही खेला करता था। जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता है, उसका ये शौक जुनून में बदल जाता है और वो बाइक और कार रेसिंग करने लगता है। वाह, आज की रेस में तो मजा ही आ गया। तूने उस लड़के को क्या पछाड़ा है। उसकी महंगी और लेटेस्ट गाड़ी होने की वजह से भी वो तुझसे जीत नहीं पाया। जीतने के लिए महंगी गाड़ी होना जरूरी नहीं है, अच्छी रेसिंग टेक्निक होना जरूरी है। मैंने वही किया। वाह, क्या बात है, क्या बात बोला है तुमने। ऐसे ही तुम कार रेसिंग चैंपियन नहीं हो। विमल और ललित बहुत ही करीबी दोस्त थे। ललित हमेशा विमल का ख्याल रखता था और उसके लिए मैनेजर का काम किया करता था। अरे यार, मैं बोलता हूँ अब तू ये रेसिंग छोड़ दे, तेरी जान को भी बहुत खतरा है। अभी तो बस शुरुआत है। मुझे दुनिया की हर कार और बाइक की रेसिंग करनी है। तुम और तुम्हारा रेसिंग का शौक। अभी मैंने विदेश से नई हाईटेक कार मंगाई है, उस गाड़ी का कोई मुकाबला नहीं है। तभी विमल को कार डीलर का फोन आता है और वो उसे बताता है कि वो कार जो विमल को चाहिए थी उसे भेजने में कुछ वक्त और लग जाएगा। सर, अभी मार्केट में विशाल डबल ट्रेन आने वाला है। अब आगे का जमाना ट्रेन रेस का ही होगा, इसलिए आपने जो गाड़ी मंगाई है उसे भेजने में समय लग जाएगा। क्या विशाल डबल ट्रेन? मुझे अब कार नहीं चाहिए, कुछ भी करके मुझे विशाल डबल ट्रेन चाहिए। मैं चाहता हूँ सबसे पहले मैं इस ट्रेन की रेस जीतने वाला व्यक्ति बनूं। अलग अलग देशों से लोग इस ट्रेन की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे पुराने कस्टमर हैं, इसीलिए मैं आपको ये ट्रेन सबसे पहले दिलवा सकता हूँ। वाह, ये हुई ना बात। मुझे विशाल डबल ट्रेन सबसे पहले चाहिए ताकि दूर दूर के लोग मेरी रेसिंग हुनर के बारे में जान सकें। कुछ ही दिनों में विशाल डबल ट्रेन आ जाती है। वो ट्रेन देखने में बहुत ही विशाल और सुंदर होती है। गांव के लोग पहली बार इतनी विशाल डबल ट्रेन देख रहे थे। देश विदेश के लोग और मीडिया वाले उस ट्रेन को देखने आने लगते हैं, जिस वजह से विमल का बहुत नाम होता है। तुमने तो कमाल ही कर दिया। देश विदेश के अखबार में तुम्हारा और विशाल डबल ट्रेन का फोटो छपा है। हर जगह ये खबर फैला दो कि मैं सभी को खुला चैलेंज करता हूँ। किसी में हिम्मत है तो आकर मुझसे रेसिंग मुकाबला करे। अगर मैं हार गया तो ये विशाल डबल ट्रेन मैं जीतने वाले को दे दूंगा। ये क्या बोल रहे हो तुम? इतनी महंगी ट्रेन, वो भी गिफ्ट में? हाँ, तुम बस वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ। ललित कहे अनुसार विशाल डबल ट्रेन के बारे में दे देता है। अगले ही दिन ढेर सारे लोग उस ट्रेन से रेस करने के लिए आ जाते हैं। विमल अपने विशाल डबल ट्रेन से सभी को हरा देता है। क्या बात है, देश विदेश के बेस्ट रेसर भी इस ट्रेन के सामने हार मान गए। और नहीं तो क्या, लाखों में एक है ये ट्रेन। विदेश की चीजों की बात ही कुछ और होती है। उसी गांव में एक अजय नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी रिपेयरिंग की शॉप थी। वो विमल की विशाल डबल ट्रेन को देखकर बहुत प्रभावित होता है और वो सोचता है क्यों ना ऐसी ट्रेन हम अपने देश में बनाएं। अगर ऐसी विशाल ट्रेन अपने देश में बने तो इसकी कीमत भी कम होगी। अजय कुछ कबाड़ी का सामान जोड़कर खुद का विशाल डबल ट्रेन बनाने लग जाता है। सबसे पहले गांव वाले उसका मजाक उड़ाते हैं और ये खबर उड़ते उड़ते ललित तक भी पहुंच जाती है। ललित भाई अजय से मिलने पहुंच जाता है। ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये विशेष ट्रेन विदेश के बड़े इंजीनियरों के द्वारा बनाया गया है। तुम्हारी ये कबाड़ से बनी ट्रेन इस ट्रेन का मुकाबला नहीं कर पाएगी। मैं सभी को दिखा देना चाहता हूँ कि हमारे देश में भी इतनी काबिलियत है कि वो विदेशी महंगे डबल ट्रेन से अच्छा ट्रेन बना सकती है। अच्छा मजाक है, जब बन जाए तो बता देना। अजय दिन रात मेहनत करके विशाल डबल ट्रेन बनाने में कामयाब हो जाता है। वो विमल की ट्रेन से भी अच्छी ट्रेन बनाता है। अजय के द्वारा बनाई गई विशाल डबल ट्रेन की चर्चा पूरे गांव में होने लगती है और ये खबर विमल के कानों तक भी पहुंच जाती है। क्या ये सच है कि हमारे गांव के किसी व्यक्ति ने मेरी ट्रेन से भी अच्छी विशाल डबल ट्रेन बनाई है? हाँ है, एक पागल। वो विदेश की विशाल डबल ट्रेन का मुकाबला
अपने कबाड़ से बनाए हुए ट्रेन से कर रहा है। फिर तो उससे मिलना ही होगा। पूरे गांव में ऐलान करा दो कि अजय की विशाल डबल ट्रेन का मुकाबला विमल की विशाल डबल ट्रेन से होने वाली है। ललित पूरे गांव में ये ऐलान करा देता है। अजय को अपनी ट्रेन के ऊपर पूरा विश्वास था, इसीलिए वो भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। मुकाबले का दिन आ जाता है। देश विदेश की मीडिया इस मुकाबले को लाइव अपने चैनल पर चला रहे थे। तैयार हो जाओ हारने के लिए। तुम्हें अपनी कामयाबी पर घमंड हो गया है, लेकिन आज मैं तुम्हारा घमंड मिट्टी में मिलाकर रहूंगा। तभी रेस शुरू हो जाती है। गांव के सारे लोग विमल के लिए चीयर करने लगते हैं। दोनों ट्रेन एक दूसरे को जोरदार टक्कर दे रही थी। कभी विमल की ट्रेन आगे और कभी अजय की विशाल डबल ट्रेन। कम ऑन विमल, आज तुम दिखा दो कि तुम ही चैंपियन हो। ऐसे ही शानदार मुकाबला होता है और अंत में अजय की विशाल डबल ट्रेन जीत जाती है। पूरे गांव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। हमारे देश में बनी हुई विशाल डबल ट्रेन, जिसकी लागत ये महंगी विदेश में बनी विशाल डबल ट्रेन से आधी है और इसकी रफ्तार इससे दुगनी। वाह भाई, मान गए, तुमने कमाल कर दिया। अब से मैं हमेशा अपने देश में बनी विशाल डबल ट्रेन से ही रेस करूंगा। अजय की स्वदेशी विशाल डबल ट्रेन पूरी दुनिया में फेमस हो जाती है। अजय को उस ट्रेन के बहुत ऑर्डर्स आने लगते हैं। अजय अपनी विशाल डबल ट्रेन बनाने की फैक्ट्री खोल लेता है और विमल उस ट्रेन का प्रचार प्रसार करता है। रविराज और उसकी गर्भवती पत्नी रेखा मेघालय के शिलोंग शहर में रहते थे। रेखा की डिलीवरी को 4 महीने बाकी थे और रविराज का तबादला एक छोटे से गांव में हो गया। रविराज पेशे से इंजीनियर था। रेखा, मेरा तबादला जिस गांव में हुआ है ना, वहाँ से सिर्फ एक ही ट्रेन शिलोंग आती है। फिलहाल मेरे पास कोई और नौकरी भी नहीं है। तुम्हें इस तरह अकेले भी नहीं छोड़ सकता। समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आप मुझे भी अपने साथ गांव ले चलिए ना। नहीं रेखा, वो गांव इतना पिछड़ा हुआ है कि पता नहीं वहाँ पर कोई डॉक्टर या हॉस्पिटल होगा भी या नहीं। तो क्या हुआ? पिछड़े गांव में बच्चे पैदा नहीं होते क्या? ऐसी बात नहीं है। ये हमारा पहला बच्चा है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ज्यादा तकलीफ हो। बस सब कुछ अच्छे से हो जाए। मैंने अपने बॉस से बात कर ली है। उन्होंने कहा है कि कम से कम मुझे 6 महीनों तक उस गांव में काम करना ही होगा। तब जाकर वो मेरी बदली वापस से शहर में करेंगे। तो अब क्या कर सकते हैं? मैं सोच रहा हूँ कि हर शुक्रवार को ट्रेन पकड़कर मैं शहर आ जाऊंगा और हर रविवार को ट्रेन पकड़कर वापस गांव लौट जाऊंगा। इस तरह हफ्ते में 2 दिन मैं तुम्हारे साथ तो रह सकता हूँ ना? ये भी ठीक है। मैं अपना और अपने बच्चे का ख्याल भी रख लूंगी। ये हुई ना बात। आने वाले रविवार को ही जाना होगा। ठीक है। रविवार की शाम को रविराज अपना सारा सामान लेकर निकल पड़ा। अपना ख्याल रखना और कुछ प्रॉब्लम हो तो अस्पताल चली जाना, ठीक है? हाँ ठीक है। रविराज ने रेखा का माथा चूमा और घर से निकल गया। शिलोंग शहर के स्टेशन से उसने डीरा जाने वाली ट्रेन पकड़ी और कुछ ही घंटों में डीरा रेलवे स्टेशन पहुंच गया। डीरा रेलवे स्टेशन बहुत ही छोटा था और लगभग सुनसान था। न ज्यादा लोग इस स्टेशन पर उतरते थे और न ही यहाँ के लोग कहीं जाते थे। स्टेशन के बाहर रविराज को घोड़ा गाड़ी दिखी। भाई, यहाँ क्या अभी भी घोड़े चलते हैं? हाँ भाई साहब, ये पहाड़ी इलाका है और ऊपर से यहाँ के रास्ते भी कच्चे हैं, तो यहाँ पर कोई गाड़ी चल नहीं पाती और ना ही यहाँ पर कोनो पेट्रोल पंप है। इसीलिए यहाँ के लोग अभी भी घोड़ा गाड़ी ही चलाते हैं। अच्छा, फोन चलते हैं कि वो भी नहीं? चलते हैं ना भैया जी। पिछले 1 साल से यहाँ पर टावर लग गया है तो नेटवर्क आता है। खैर चलो, ये बात तो अच्छी है। अच्छा, मुझे बिजली विभाग के क्वार्टर ले चलो। ठीक है साहब, चलिए बैठिए। रविराज बस घोड़ा गाड़ी में चढ़ गया और वो आदमी घोड़ा गाड़ी चलाने लगा। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था पर घोड़ा गाड़ी बड़े आराम से चल रही थी। रविराज बिजली विभाग के क्वार्टर्स में पहुंचा। उसने उस आदमी को 20 रुपए दिए। अरे साहब, हमारा नंबर ले लीजिए। अगर आपको वापस से स्टेशन जाना हुआ ना तो हमको कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ हाँ, दे दीजिए। रविराज क्वार्टर्स पहुंचा। वहाँ के नौकर ने रविराज को उसका कमरा दे दिया।
नहा धोकर फ्रेश होने के बाद रविराज ने अपनी पत्नी रेखा को फोन लगाया। रेखा, मैं अच्छे से पहुंच गया। अच्छी बात है। पता है तुम्हें, यहाँ पर कोई कार नहीं चलती, बस घोड़े और घोड़ा गाड़ी चलती है। अरे बाप रे, पर ऐसा क्यों? रास्ते उबड़ खाबड़ है ना, इसीलिए। और ऊपर से यहाँ कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है। मतलब आप हमेशा घोड़ा गाड़ी में बैठकर आएंगे? हाँ। अच्छा है ना, शहर में तो घोड़ा गाड़ी देखने भी नहीं मिलती। अच्छा ये सब छोड़ो, तुमने खाना खाया या नहीं? नहीं, अभी खाऊंगी। और तुम्हारी दवाई? वो भी अभी खाऊंगी। रेखा, तुम समय पर दवाई और खाना खाया करो। अगर तुम सही समय पर नहीं खाओगी तो तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। अरे रे रे रे, मैं खा रही हूँ, बस थोड़ा काम कर रही थी। काम बाद में कर लेना, पहले खाना खा लो। रविराज को रेखा और उसके बच्चे की बड़ी चिंता थी। वो भले ही दूर था, पर वो उन दोनों के बारे में हमेशा सोचता रहता था। अगली सुबह रविराज नए पावर प्लांट के पास पहुंचा। इस गांव में पावर प्लांट बन रहा था ताकि पूरे गांव को हमेशा बिजली मिलती रहे। रविराज एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। उसे डीरा में इसी पावर प्लांट पर काम करने के लिए बुलाया गया था। रविराज ने आते ही अपना काम शुरू कर दिया। वो सुबह 9 बजे ड्यूटी पर आता था और शाम को 5 बजे अपने क्वार्टर्स चले जाता था। क्वार्टर्स पहुंचकर वो फ्रेश होकर अपनी पत्नी से बातें करता था। ऐसे ही 5 दिन बीत गए। कल शुक्रवार है, कल काम से सीधे ट्रेन पकड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। हाँ, मैं भी आपके पसंद का खाना बना कर रखूंगी। कोई जरूरत नहीं है ज्यादा काम करने की, तुम आराम करो, समझी? आप मुझे कुछ करने ही नहीं देते। रविराज चाहता था कि रेखा ज्यादा से ज्यादा आराम करे और उनका बच्चा सेहतमंद पैदा हो। अगली शाम डीरा स्टेशन से रविराज ने शिलोंग की ट्रेन पकड़ी और रात होने से पहले अपने घर पहुंच गया। रेखा रविराज को देखकर बहुत खुश थी। अगले 2 दिन रविराज ने रेखा का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और फिर रविवार को वो डीरा के लिए वापस निकल गया। फिर ये सिलसिला चलता रहा। हर शुक्रवार रविराज घर जाता और रविवार को लौट आता था। ऐसे ही करते करते 3 महीने बीत गए। अब रेखा की डिलीवरी में बस 1 महीना बाकी था। एक रविवार की शाम रविराज घोड़ा गाड़ी से स्टेशन आ रहा था कि घोड़ा गाड़ी का पहिया अटक गया। घोड़ा गाड़ी वाले ने बहुत कोशिश की। भैया, थोड़ी मदद करेंगे क्या? रविराज भी उतरकर पहिए को ढकेलने लगे। पहिया को बाहर निकलने में काफी समय लग गया। आखिर पहिया बाहर आया और घोड़ा गाड़ी वापस चल पड़ी। पर जैसे ही रविराज स्टेशन पहुंचा तो उस दिन की ट्रेन जा चुकी थी। अरे रे रे, अब क्या करूंगा? ट्रेन तो चली गई। रविराज परेशान था। तभी उसे रेखा का फोन आया। क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? रुको रुको, मैं कुछ करता हूँ। रविराज ने अपने परिचितों को फोन लगाया, पर उनमें से कोई भी रविराज के घर के आसपास नहीं था। हे भगवान, अब बस तुम्हारा ही सहारा है, कुछ मदद करो। तभी उसके सामने एक महात्मा आए। तुम्हें शिलोंग जाना है ना? वो भी जल्दी? हाँ बाबा। महात्मा ने अपने झोले से एक केला निकाला और रेलवे ट्रैक पर रख दिया और फिर आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़े। वो केला एक ट्रेन में बदल गया। रविराज की आंखें चौंधी आ गई। ये केले की ट्रेन तुम्हें मिनटों में शिलोंग पहुंचा देगी। रविराज बिना सोचे समझे ट्रेन में चढ़ गया और उसने महात्मा के आगे हाथ जोड़े। ट्रेन का दरवाजा बंद हुआ और केले की ट्रेन बिजली की रफ्तार से चलने लगी। रविराज हैरत में था। कुछ ही मिनटों में वो शिलोंग स्टेशन पहुंच गया और उसके ट्रेन से उतरते ही वो केले की ट्रेन गायब हो गई। वो दौड़ते हुए घर पहुंचा। रेखा दर्द से करहा रही थी। रेखा, रेखा! रविराज ने रेखा को गोद में उठाया और अस्पताल दौड़ पड़ा। अस्पताल में रेखा ने एक बच्चे को जन्म दिया। रविराज और रेखा दोनों बहुत खुश थे। रविराज ने उस महात्मा को याद किया और उनका धन्यवाद किया। जादुई केले की ट्रेन की वजह से वो सही समय पर अपने घर पहुंच पाया।